नमस्कार दोस्तों। हम सभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं ये एक बात जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है। लेकिन कुछ लोग इस बात को झुठलाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अच्छा प्रोडक्ट ही एक्चुअली रीढ़ की हड्डी के समान है। अब आप कैसे पहचाने एक अच्छे प्रोडक्ट को? उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी रिसर्च, उसके फीडबैक्स, उसके टेस्टिमोनियल, उसकी क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट से। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी के फाउंडर हैं जो इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनकी कंपनी की जो फिलॉसफी है वो प्रोडक्ट फर्स्ट है और उसी के ऊपर उनकी कंपनी का सारा विजन मिशन बेस्ड है। हेलो एंड वेलकम टू राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट। हेलो डागा सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ राहुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट एंड थैंक्स अ लॉट। आई होप इट वुड ऐड वैल्यू टू अवर कंज्यूमर्स, फेलो लिसनर्स। जो भी कुछ सुने, उम्मीद है उन सब लोगों के लिए इस चीज़ के लिए मज़ा आएगा, कुछ वैल्यू हम ऐड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डागा साहब। जेडी या डागा साहब जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में जाने जाते हैं, ये नाम कैसे पड़ा द जुवेनाइन? क्या कहानी है इस नाम के पीछे? द रेजुनाइन नाम के पीछे एक कहानी है सर। फर्स्ट लेट मी क्लियर, द इट इज मिक्सअप ऑफ टू वर्ड्स, द रेजुनाइन। रेजुनाइन इज बेसिकली a process defined for rejuvenation. Rejuvenation हम सब लोग जानते हैं। When in 2018 we were planning to come up with the direct selling company, तो टिल नाउ भी, अभी तक भी एक चीज़, एक आइडिया हमारे दिमाग में था कि हम 2-3 फ्रंट पे काम करने वाले थे। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स था जिन पे सॉल्यूशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में करी जा रही है, मुझे वो एक एरिया प्रॉब्लमेटिक लगता है। बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, सबका इंडिविजुअल अप्रोच है अपना अपना। सेकेंड, मुझे लगता था द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग इन इंडिया, बीइंग ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर साइड पे मेरे को बहुत बड़ा गैप दिख रहा था एक अच्छे प्रोडक्ट्स का। तो मुझे लग रहा था वहाँ हमें एक एड्रेस करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मुझे लग रही थी, वर्ल्ड ओवर वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज साइंस प्रोग्रेस्ड। तो हमारी प्रॉब्लम्स प्लानिटरी सिस्टम पे भी बहुत प्रोग्रेस हुई हैं। G20 समिट होती है तो हम लोग लीडरशिप कॉन्क्लेव टाइप पे नहीं कर रहे हैं कुछ भी। उसका बहुत बड़ा मैटर रहता है हाउ टू हैंडल एनवायरनमेंट। जो चीज़ ऑलरेडी हैंडल्ड थी उसको हैंडल करने के लिए हम बात कर रहे। 3 एरियाज थे। देन थोड़ा मैं आयुर्वेद पढ़ता था, सीरियसली पढ़ता हूँ, तो मुझे एक चीज़ उसमें मिली कि आयुर्वेद बोलता है कि किसी चीज़ का उपचार किया जा सकता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ट्रीटमेंट इन इंग्लिश। देन व्हाट आयुर्वेदा स्पीक्स इज कि जो आदमी ट्रीटेबल नहीं है वो भी क्योरेबल है, बट उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको आयुर्वेद बड़ा अच्छा डिफाइन करता है, कायाकल्प। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रिजुविनेशन। तो उसमें वो बोलता है कि डू नॉट ट्रीट एनी इंडिविजुअल डिजीज एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। उस व्यक्ति को ओवरऑल बीमार कंसीडर कर लीजिए कि इसके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ बीमार है। ये मत कंसीडर करिए कि इसको एक हाई स्केल लीवर डिजीज़ है या हाई लेवल किडनी डिजीज़ है। उसको ट्रीट ये सोच के करिए कि उसका सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब बीमार है। और कायाकल्प करिए, यानी द कंप्लीट सिस्टम ऑफ चेंजिंग द होल बॉडी। तो उसमें वो क्या करते हैं कि फूडिंग सिस्टम चेंज करेंगे, बिल्कुल एज ए चाइल्ड करेंगे, मसाज बच्चों की तरह होगी, सब कुछ की एक नया लाइफ दोबारा रिबिगिन कर रहा है। तो उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। देन वी फाउंड कि ये नाम ठीक रहेगा। हम जिन तीनों प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पे करेक्शंस नहीं हो सकते कि सर क्या काम करने के MLM के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेके आए, नेटवर्किंग के तरीके में, तो क्या सब सही हो जाएगा? क्या कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चेंज लेकर आए तो सही हो जाएगा? तो मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। भारत ने एक बार ज़ीरो दिया था, उसका बहुत वैल्यू है। तो मैंने उसको कहा कि लेट्स बिगिन विद दैट कंसेप्ट। हर चीज़ को ज़ीरो मान के चलते हैं एंड एक नया सिस्टम बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिजुविनेशन इन तीनों एरियाज़ में, लेट्स बिगिन स्टोरी विद ज़ीरो। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग इन द पास्ट, लेट्स बिगिन एवरीथिंग विद ज़ीरो। एक नया कॉन्सेप्ट, नया आइडियोलॉजी, नया प्रोडक्ट रेंज, तो उस पर हमने काम किया। दैट इज़ वाई वी ब्रॉट दिस नेम इन एग्जिस्टेंस। ट्रू, आई मीन वेरी एक्साइटिंग। आपकी डिस्कशन से 2 बातें निकल के आई। वन इज जो ट्रीटेबल नहीं भी है वो क्योरेबल है। राइट सर, ये बड़ा अच्छा सा एक टैगलाइन दिया आपने। और दूसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल जिसे आप कहा जाता है आज की डेट में। सो ये आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या सोच रहती है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे तो वो मार्केट से थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, या वो सस्टेनेबल नहीं हो पाती वो जो टेक्नोलॉजी है? अगर प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में जनरली कंज्यूमर जो होता है वो कम सेल करता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। या ये भी कहें कि ये इस इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम भी रही, ओवर प्राइस प्रोडक्ट रहे,
या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाइन नहीं हो पाए। तो कैसे बैलेंस करते हैं एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन को आप एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइस लिस्ट में कैसे लेकर आ पाते हैं? देखिए सर, बेसिकली अगर राहुल जी टेक्निकली हम बात करें तो जो बात आप मेरे से कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का आंसर ही एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग है। द काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी जो डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करना था, जो प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग सॉर्ट आउट करने आई थी फॉर कंज्यूमर्स, वो आई इसलिए थी कि वो प्रोडक्ट जो उनको इकोनॉमिकल नहीं लगते, जिनके कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग की मदद से अफोर्डेबल किया जा सकता था। मूल पर्पस ही ये था। डायरेक्ट सेलिंग का मूल पर्पस रूट्स तक पहुंचना नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक उद्देश्य वो है कि जो प्रोडक्ट व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा वो उसको समझाया जाए, जिस चीज़ की कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको अफोर्ड किया जाए। लेकिन वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग का जो फर्स्ट एक्सपोजर टिपिकली इन आवर कंट्री है, मैं बाहर नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है। बाहर हो सकता है डिफरेंट हो सकता है सेम हो, मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली व्हाट आई विजुअलाइज, व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आइज, उसमें बड़ा पर्टिकुलर चीज़ है कि हमने इसको आम लोगों तक पैसा पहुंचाने का माध्यम बनाया। वी लिव्ड विद द फिलोसफी ऑफ रॉबिनहुड कि भैया हमें किसी को लूटना है, किसी को बांटना है। वही परसेप्शन, अब कुछ लोग कहेंगे हम ऐसे नहीं थे। अगर ऐसे नहीं थे तो हमारे काम करने से लोगों का परसेप्शन सेम वैसा कैसे है जैसे मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का परसेप्शन सेम कैसे है। लेकिन इस बार का जो रॉबिनहुड था उसमें पुराने रॉबिनहुड में एक डिफरेंस था। पुराने रॉबिनहुड ने जो डकैती करी थी वो रिचेस को करी थी और बांटा मिडिल क्लास में था। इस बार के रॉबिनहुड की एक खूबी थी, वो डकैती भी मिडिल क्लास में कर रहा है और बांट भी मिडिल क्लास में रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो रेशियो जो था वो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ और यही कोर रीज़न है कि लोग जो इंटरनल हैं वो इस चीज़ की चर्चा बहुत करते हैं कि इंडस्ट्री की नेगेटिविटी फैल गई। पर्पसफुली अगर हम देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज एन अल्टीमेट टूल टू कंज्यूमर्स फॉर प्रोवाइडिंग देम प्रोडक्ट्स एट ए वेरी गुड कॉस्ट। देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करने वाले लोगों के पास भी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है। हमारे मार्जिन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वही ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल में भी हो रहे हैं। वो कोई बहुत स्क्वीज़ नहीं करते, बहुत लिबरेट भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भी मार्जिन्स डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के लिए ना स्क्वीज्ड हैं ना लिबरेटेड हैं, मॉडरेट हैं। अगर आप चाहो तो कुछ भी इक्वेशन कर सकते हो। ये तो ट्रेडिशनल कंपनी के हाथ में भी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर को ना दे के 90% का डिस्ट्रीब्यूशन दे दे। ट्रू। ये MLM भी कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी कर सकती है। लेकिन अदरवाइज हम फंडामेंटली बिजनेस करें, प्रोडक्ट दे, तो सर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के मार्जिन्स हम लगभग सेम रखते हैं। हर एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लीगल एथिकल कंपनी वही मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रही है। सेकेंड पार्ट पे सबसे बेटर क्या हो जाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारे लिए मार्केटिंग कर देता है प्लस एडवर्टाइजिंग कर देता है, तो ये जो दो कॉस्ट है कंपनी की ये बच जाती है। प्रैक्टिकली इसका ट्रांसफर टुवर्ड्स कंज्यूमर हो जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या करा कि ये दोनों मार्जिन्स भी हमने कंज्यूमर्स की तरफ ना देके हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ दिया। और इससे हम एक मॉडल लेके आए जहाँ पे पीपल हु आर पुशिंग सेल्स आर ओवर मोटिवेटेड बाय द कॉम्पनसेशन, नॉट बाय द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज और द चेंज दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल। जिन लोगों के साथ हमने काम किया था हमने पर्टिकुलरली ना सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, हमने पीपल सेलेक्शन पे बहुत जोर दिया है। हमारे पास जो बहुत क्राउड आया था तो हमने उसमें भी बहुत फिल्ट्रेशन लगाया है कि जो लोग हमारे साथ इंडल्ज नहीं हो पाए, जो थॉट के साथ अलाइन नहीं हो पाए, तो धीरे धीरे करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से भी बाहर गए और जाएंगे। अभी भी आगे भी फ्यूचरिस्टिक लोग आएंगे क्योंकि मास रिक्रूटमेंट से तो वो जाएंगे बाहर और ये प्रोसेस है। हमने क्या करा कि इसी पैसे को टुवर्ड्स कंज्यूमर मूव किया, जहाँ से हमारे को इकोनॉमिकलिटी, अफोर्डेबिलिटी दोनों अचीव हुए। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंज्यूमर को जिस क्वालिटी को 800, 850, 900 रुपये में हासिल करेगा, तो हमारे यहाँ हम उसको 300, 350 में पहुँचा देते हैं। तो हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा चैलेंज थोड़ा अलग है। वो ये है कि एक घटिया प्रोडक्ट, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक साबुन ले लेते हैं, एक पुअरेस्ट क्वालिटी का सोप 10 रुपये से चालू हो जाएगा, तो हम इसको अफोर्डेबल नहीं बोलते। ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब टूवर्ड्स रॉक बॉटम भी आप लेंगे तो वो बंदा भी ये साबुन यूज़ कर रहा, फुटपाथ वाला भी यूज़ कर रहा है। वहीं पे हमारी कंपनी का बस एक चैलेंज पर्टिकुलरली ये आता है कि हम उस थॉट के साथ अलाइन नहीं करते।
हम जहाँ लाइन करते हैं तो वहाँ लाइन करेंगे हम 30 रुपये 40 रुपये के बार पे आएंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम उस कम्युनिटी को एड्रेस ही नहीं करना चाहते, नॉट बीइंग एज अ कंज्यूमर। प्लस अगर ये आदमी मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है इसको एजुकेट करना फॉर बेसिक्स थिंग्स ऑल्सो। तो मैं उस चैलेंज से भी दूर रहना चाहता था। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज ये है कि जो मार्केट में आपको 80 रुपये 100 रुपये का साबुन मिल रहा है वो मैं आपको 40 में दे दूंगा, लेकिन जो 10 रुपये का मिल रहा है वो मेरे SKU में नहीं है। तो इफ़ यू आर लुकिंग कि सर मुझे वो वाला भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहिए है, तो वो हमारे पास नहीं है कि मैं उस कैटेगरी का क्लाइंट हूँ या मैं उस कैटेगरी के क्लाइंट को पिच करना चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्ट रेंज मेरे यहाँ एब्सेंट है। लेकिन 70% ऑफ इंडियंस जिस रेंज में वर्क करते हैं वहाँ पर द ओरिजिनाइन ये सिग्निफिकेंट चेंज लेके आती है कि हम ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आधे रेट पे आपको अवेलेबल करा देंगे जिस क्वालिटी को आप मार्केट में ले रहे हैं या जो नहीं भी मिल पा रही, मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो हमारा चैलेंज यहाँ सॉर्टेड था सर। बाकी तो परसेप्शंस है, नेटवर्क मार्केटिंग में बनती हैं बिगड़ती रहती हैं। ट्रू सर। सो आपकी बात से एक चीज़ समझ में आई कि एक बड़ी फोकस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कंपनी की और एक फोकस टारगेट मार्केट, एक टारगेट मार्केट की स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उनकी नीड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। और ये बात सही भी है। जैसे 80-20 होता है कि अब 80% बिजनेस तो एक्चुअली 20% लोगों से ही आना है और 100% लोगों को देने के लिए तो फिर जो प्रोडक्ट लाइन है वो तो बहुत ही वास्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि एक नीश मार्केट को पकड़ा और उनको वैल्यू फॉर मनी आपने दे दिया। राइट। आपने एक और क्वेश्चन बड़ा बात करते करते आपसे एक बड़ी पॉइंट आया कि उन लोगों को एजुकेशन देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। तो यानी कि इन लोगों को जब आप एजुकेशन देते हैं, यानी ये जो कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर बनते हैं, डायरेक्ट सेलर से वो लीडरशिप बनते हैं, तो ये जर्नी कैसे रहती है ट्रेनिंग की, वो इवॉल्व कैसे होते हैं, किस तरीके से आपको उनको गाइड करते हैं सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, लीडरशिप को मैनेज करने के लिए? और अब तो आजकल ऐसा स्टेज है कि जिसमें एडवांस लीडरशिप आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं लीडरशिप के बीच में, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं। तो कैसे आपका सिस्टम काम करता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए? देखिए सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम सबसे बड़ा पॉइंट अपने एजुकेशन सिस्टम से फर्स्ट प्लग इन करते हैं, जहाँ से हमारा बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सॉर्ट आउट होती है, दैट इज SOR, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की आप रूट कोज पे चले जाइए, किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी के रूट कोज पे चले जाइए, किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी के रूट कोज पे चले जाइए। द रूट कोज बिहाइंड एवरीथिंग इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस टाइम आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर हो जाएगा तो आप ड्रग्स बेचने और एलोपैथिक ड्रग्स बेचने, इन दोनों धंधों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। जब आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर हो जाएगा तो आप पॉइजन बेचने में और अमृत बेचने में डिफरेंस नहीं करोगे। आपकी जितना भी ईगो पार्ट है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप किसी व्यक्ति को जज कर सकते हो कि वो ईगोइस्टिक कितना है, मुझे ये बता दीजिए वो रिस्पॉन्सिबल कितना है। रेस्ट ऑफ द पार्टीज ईगो। 100 माइनस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ईगो। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लेवल है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वायर हो गया तो आप प्रोडक्ट्स चुनने और रिकमेंड करने दोनों में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ले आएंगे। अगर आपका ये बिहेवियर हो गया तो आप कमाने और कमवाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएंगे। अगर आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग गया तो आप रिक्रूट और रिटेन करने में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएंगे। तो ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बेसिक है कि व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अस, तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आर यू ए रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, आर यू ए रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर, आर यू ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो ना तो आप लीडर हैं, ना कंज्यूमर हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना कुछ हो सकते हैं। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हटा दूं तो सर देन तो ओसामा बिन लादेन भी एक लीडर है, नरेंद्र मोदी भी एक लीडर है, फिर तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हटा दें फिर तो एक थर्मल पावर प्लांट और सोलर प्लांट के बीच में राहुल जी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हटा दें तो फिर तो एक डीजल ट्रक को लेके हमें घूमना चाहिए नॉर्मल सड़कों पे, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस टाइम BMW ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मेरी वजह से प्लेनेट ख़राब नहीं होना चाहिए, तो EV अपने आप बनेगा सर, इंजीनियरिंग अपने आप प्रोड्यूस होगा, फ्यूल्स अपने आप प्रोड्यूस होंगे, सिस्टम्स अपने आप प्रोड्यूस होंगे। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वहीं से डिफाइन हो जाता है कि आप बिहेवियर क्या रखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल या इररिस्पॉन्सिबल। आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने आए हैं कि मनी मेकिंग करने आए हैं? जहां मनी मेकिंग है सर, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जनरेट होगा कि राहुल जी मुझे पैसा बनाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आदमी जी हमारे मेरे को पैसा बनाना, मेरे को काम करते हुए इतना हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई।
तो हमारा जो कोर एजुकेशन सिस्टम का जो कोर प्रिंसिपल है वो हमारे लिए चीज़ों को बहुत सॉर्ट करता है कि फर्स्ट पर्सन का आते ही हम सीधा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ही मुद्दे पे करते हैं, दैट वेदर यू वांट्स टू टेक इट इन ए कैजुअल मैनर और ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। आई थिंक एक बड़ा अब मैं आपकी ना जो पहली बात थी ना कि पूरी तरह से ज़ीरो समझें और दोबारा से रीइन्वेंट करें, अब ये बात मैं एक्चुअली उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने जब रिलेशनशिप ज़ीरो से शुरू किया तो आपने बिल्ड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पे किया, तो जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता चला जाता है वो उतना ही ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन या सिस्टम में आ जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट डागा साहब। एंड ऑन दिस नोट लेट्स मूव समथिंग ऑन सीरियस नोट। सो पिछले 5 साल की आपकी फाउंडर की जर्नी में यू बीन मैनेजिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशन जिसने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, एंड कई कई तरीके के चैलेंजेस आए होंगे आपको इस पूरी टीम को रन करने में। कुछ बता सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आए और आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया? सबसे कोर चैलेंज जो मुझे आया सर, बाकी देखिए मार्केट इज सुपर फर्टाइल, सुपर अल्ट्रा सुपर फर्टाइल। अगर मुझसे कोई पूछता है आर पीपल नेगेटिव फॉर डायरेक्ट सेलिंग, तो ये टोटली एक हाइपर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हाइपर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग जिस चीज़ से खफा हैं, नेगेटिव हैं, वो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस विद सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या डायरेक्ट सेलर्स के साथ है। उनका पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग के साथ तो मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि कोई इंटरेक्शन हुआ है। तो मेरे लिए चीज़ें वहाँ बहुत सरल होती हैं कि मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस किसी डायरेक्ट सेलर के साथ है, किसी अनएथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ रहा है या डायरेक्ट सेलिंग के साथ रहा है। तो वहाँ पे मेरे लिए पार्ट बहुत सॉर्टेड है। तो लोगों को पता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, बट कोई उनको क्वेश्चन ही नहीं करता है। और एक कंपनी जो 2 साल चली, 3 साल चली, उसको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलना गलत है सर, क्योंकि फिर वो कंपनी जो सालों साल चल रही है, पिछले 80 सालों से चल रही है, उन्हें आप क्या बोलेंगे? तो अनएथिकल कंपनीज बहुत है डायरेक्ट सेलिंग में, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि अनएथिकल कंपनीज तो सब जगह, वरना रेरा क्यों आता सर, वरना सेबी क्यों आता? हर जगह रेगुलेटिंग बॉडीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस चीज़ का सबूत है कि हर जगह पे अनएथिकल एक्टिविटीज़ हद से ज़्यादा हैं और इंसानों को मौका मिलेगा वो करेंगे। तो उसको ये ब्लेम कर देना कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत है, तो मुझे परसेंटेजेस डिफाइन कर दीजिए हर इंडस्ट्री की, फिर एक बार तुलना करेंगे। रैंडम में आपके साथ एक एक्सपीरियंस है तो उसको तो मैं नहीं मान सकता। मैं तो मानता हूँ फ्रूट इंडस्ट्री से अनएथिकल इंडस्ट्री कोई नहीं है। पीपल आर बाइंग फ्रूट्स फॉर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड दे आर ईटिंग आउट पेस्टिसाइड्स। मैं इससे अनएथिकल काम धरती पे दूसरा कोई नहीं मानता हूँ। फ्रूट्स पहले हम लेके जाते थे रोगियों के लिए, पेशेंट्स के लिए, कि ये हेल्दी होंगे, आज खा के मर रहे हैं, तो इससे बड़ा अनएथिकल काम तो हम डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। तो एक फ्रूट वेंडर, फ्रूट मंडी, वो बहुत बड़ी गुनहगार है इन टर्म्स ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री, क्योंकि उसका परसेप्शन 5500 साल, 5 लाख साल पुराना है। मेरा जो मेन चैलेंज है वो है पैराडिम्स, आम जान धारणा। लीडर्स जो भी आते हैं तो वो, मैं यूजुअली बात करता हूँ तो बोलते हैं ऐसा हो रहा है, सब ऐसा कर रही हैं, सब ऐसा मानते हैं। ये जो एक वर्ड है ना, सब मानते हैं, सब करते हैं, सब जगह ऐसा हो रहा है, मेरा बेसिक चैलेंज इसी के साथ रहा। तो आई यूज्ड टू आस्क पीपल, हैव यू इंटरेक्टेड विद 150 करोड़ इंडियंस? क्योंकि आपने सब बोला तो मैं तो 150 करोड़ गिन लूँगा, मेरे पास बहुत छोटी बुद्धि है। तो आदमी बोलता नहीं सर, मेरा इंटरेक्शन 20 लोगों के साथ है। तो ये वो आदमी है जिसने 20 लोगों से बात करके इस देश का एग्जिट पोल बना दिया कि इस बार 100% लोग मोदी को वोट देंगे, सब मोदी को वोट देंगे, या सब राहुल गांधी जी को वोट देंगे, या सब केजरीवाल को वोट देंगे। तो सर इस देश के इतिहास में नहीं, पूरे जगत के इतिहास में कभी भी 100% वोटिंग किसी को हुआ ही नहीं है। तो ये जो चैलेंज है ये सबसे बड़ा है। दूसरा चैलेंज जो हमें जेन्युइन डील करना पड़ता है, जिसमें मज़ा भी है, जिसके लिए हम इस बिज़नेस को ज्वाइन करके भी आए हैं, और जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जर्नी को, इस लाइफ की जर्नी को सबसे ब्यूटीफुल बना रहा है, दैट चैलेंजेस दैट वी आर पिकिंग पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास, पीपल हु आर नॉट टू मच एंथुजियास्टिक, people who are not too much educated particularly about business, people who don't know the principles and basics of business, उनको बताने करवाने में मज़ा आ रहा है। वो एक चैलेंज है कि उनका थॉट प्रोसेस अपडेट करना पड़ता है। लेकिन सर जिस दिन किसी व्यक्ति का बिजनेस थॉट प्रोसेस, जेन्युइन बिजनेस थॉट प्रोसेस अपडेट होता है, तो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे विल गिव यू, द काइंड ऑफ लव दे विल गिव यू, द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दे shower on you, that is what is making your journey beautiful. So challenge to me is particularly recruiting those people who are coming from middle class and converting them into a business or entrepreneurial thought process, जैसा भी, जो भी, जिसको जो शब्द अच्छा लगे, and
This is one of the biggest challenge and this is one of the thing that is why I'm in network marketing. ये चैलेंज ना हो तो शायद मैं इंडस्ट्री भी छोड़ दूंगा, क्योंकि आई लव दिस चैलेंज. यही तो मज़ेदार चीज़ है जो करना है, वरना तो फ़ायदा क्या है. बहुत खूबसूरत थॉट है आपका. अभी कुछ टाइम पहले मुझे दो ऐसे इंडस्ट्री के हेड्स मिले. एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बहुत सीनियर हैं यूरोप से, एंड एक आईटी कंपनी के बहुत सीनियर हेड हैं, एंड बोथ आर $multi-billion कंपनीज, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ चाय पीते पीते, एंड तो दैट आईटी हेड विच इज़ अगेन अबाउट 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ उनके भी, कहते हैं कि हम वी वांट टू क्रिएट वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी. और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उन्होंने बोला कि मैं आई एम हैप्पी क्रिएटिंग चेंजिंग लाइफ्स ऑफ पीपल. सुपर. एंड वो एक चाय पीते पीते जस्ट डिस्कशन एकदम रुक गया कि सिंपल सा थॉट है कि आप क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं. बट सर लेट्स लुक एट सम ऑफ दी थिंग्स नाउ. तो आपके 5 साल निकले, व्हाट आर द नेक्स्ट 5 years फॉर D9? The next 5 years, what we see is, sir, a group of people, or you can say a big group of people coming with entrepreneurial skills. The people who will come up with a bigger vision, not to make money, to make this place beautiful. The thing which we started was Mission Chemical Free World, and recently, not much of the people know in direct selling industry, and beyond that, 31st of July, actually we were the first company throughout the world. Not much of the people knows about us. We were the first company who propagated this idea of chemical free world, and why we propagated this idea was that we are bringing a solution to something known as wellness. Wellness is absence of illness. So it's a very beautiful concept where you see a world जहाँ आप एक दुनिया देख रहे हैं कि जहाँ कोई बीमारियाँ नहीं होंगी. बीमारी एक चॉइस भी करो ना कि मुझे बीमार होना, तो भी नहीं होंगी. और ये वर्ल्ड कोई सपना नहीं है सर. दिस वर्ल्ड हैड बीन अ ट्रुथ टू अवर एंसेस्टर्स. तो हमने प्रोपोगेट किया एक आइडिया कि अगर दुनिया में केमिकल्स ना हो तो दुनिया एग्जैक्टली ऐसी ही होगी जैसा आप चाह रहे हैं. बट नाउ द वर्ल्ड इज फिल्ड विद केमिकल्स. Chemicals in air known as air pollution, chemicals in water as known as water pollution, chemicals in soil is known as soil pollution. So आप pollution से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, one and the same thing आप लास्ट में जाके chemicals की बर्बादी झेल रहे थे. तो we propagated this idea with lot many peoples, and उन लोगों के आइडिया से ज़्यादा जब हम गए तो 31st of July 2023 was a phenomenal day for all of us, our community. दैनिक भास्कर रांची ने एक न्यूज़ कवर किया, वी हैव दैट कटिंग विद अस. उसने बताया कि झारखंड का एक एरिया, एंड लेटर ऑन वी ट्रेस दोज पीपल अटेंडेड वन ऑफ आवर सेमिनार्स वेयर वी प्रोपेगेटेड दिस आइडिया. तो उन्होंने वहाँ जाके डिसाइड किया कि हमारे पास केमिकल्स के नाम पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर है. एंड दे चेंज 1200 acres टू ऑर्गेनिक थिंग्स, एंड दे स्टॉप्ड केमिकल्स डैम साइलेंटली. बहुत बढ़िया. पिछले 3 साल से उस एरिया में एक भी बीमारी नहीं आई है. Seriously? Not even a heart attack. Wow. Not even properly headaches. Not even a single cesarean delivery. And no more diabetes cases. Wow. It is sorted. तो वो हमारा 31st of July 2023 था. So I'm looking at a bigger crowd जो इस आइडिया को प्रोपेगेट करेगा इन लार्ज ऑडियंस ऑफ इंडिया. 150 करोड़ लोगों तक बात पहुंचाना बहुत कठिन है, उनको समझाना बहुत कठिन है. सो द पीपल हु आर मेकिंग देयर करियर इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट दिस वंडरफुल फिनोमेना, उसके लिए हम बहुत सारा काम करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट व्हाट चेंज आर वी ब्रिंगिंग टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑल्सो. अर्लियर अवर इंडस्ट्री एवरीवेयर इट वाज सेड दैट ग्लैमर इंडस्ट्री है, लोग चेक दिखा के खींचते हैं, लोग अपने पे आउट्स दिखाते हैं कि बट आई हैव अर्नड फ्रॉम हेयर, तो तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ. We have created already a very phenomenal step in direct selling industry. I don't know about other companies, and I'm not commenting they are right or wrong. Fair enough. Let's. But Darj9 में आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का चेक ही नहीं मालूम. हमने आज तक कभी किसी का चेक डिस्प्ले ही नहीं किया.
हमने कोई सिंगल सेमिनार ही नहीं करा है जहाँ फाइनेंशियल टेस्टिमनी दी गई हो। आपको यूट्यूब फेसबुक तक पे भी कहीं किसी का इनकम डिस्क्लोज नहीं होगा कि ये आदमी इस मिशन में हमसे कनेक्ट होकर क्या कमा रहा है। 50 पैसे से लेके 50 लाख तक का भी चेक हो तो पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता कि दारुजनाइन में कौन क्या अर्निंग कर रहा है। बट वट एवरीवन नोज इज दीज पीपल आर ऑन अ मिशन ऑफ केमिकल फ्री वर्ल्ड एंड दीज आर प्रोवाइडिंग गुड प्रोडक्ट्स। ये अब से पहले किसी इंटरनेशनल कंपनी का भी हमारी कंट्री में अचीवमेंट नहीं है कि एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप हो और उसने ग्लैमर के नाम पे या फाइनेंशियल टेस्टिमनी का तड़का भी ना लगाया हो। So the people who cannot see something phenomenal happening in direct selling industry, this is something कि इसके बिना कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकता था एंड वी क्रिएटेड दैट इन रियलिटी। ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, जो हमारी टीम ने जब रिसर्च करी आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में, तो ये बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट था। तो हमारी कंपनी का कहना मानना ये था, हमारी जो टीम है, कि या तो ये पर्पसली नहीं है या क्या रीज़न है, या हमारे पास वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं हैं जिसमें ये देख सकते थे। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर। बट अगर सब एक क्वेश्चन और आता है, नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट मार्केटिंग साइड एंड वी हैव स्पोकन अबाउट एक्विजिशन साइड, एक्वायरिंग कस्टमर्स, हमने ट्रेनिंग की बात करी, पर ये जो मिशन है इट्स नॉट समथिंग वेरी स्मॉल। आई मीन वर्टिकली इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, आई थिंक देन प्रॉब्ली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या वर्टिकल इंटीग्रेशन रॉ मटेरियल सोर्सिंग में भी है। इट्स अ बिगर प्रोसेस। आई मीन कहना बहुत आसान है बट इट्स अ वेरी वेरी टफ जर्नी। कैसे, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? आई मीन लुकिंग एट 10 years 15 years horizon, how do you want, how will this actually get implemented? एक्चुअली सर क्या है कि लोगों का थॉट प्रोसेस ना बहुत रेडिकल है हमारे यहाँ। या तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है। सॉरी टू से बट इंडिया में ऑलमोस्ट यूरोप आप जाएंगे तो वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं वी आर एथिस्ट, वी डोंट बिलीव इन गॉड। इंडिया में तो कोई डिक्लेयर भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर जो मानता नहीं है ना तो वो भी 100 प्रकार का प्रपंच रचेगा भगवान को मानने का। एक बड़ा सिंपल थॉट प्रोसेस है सर। मैंने मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड का नारा दिया तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, डू यू थिंक इज इट अचीवेबल। बात ये है ही नहीं, ये सवाल ही गलत है कम्प्लीटली, क्वेश्चन ही गलत है। डू यू थिंक आई एम अ गॉड एंड आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस वर्ल्ड केमिकल फ्री? नो, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ये बात करना चाहता है, ये रखना चाहता है। और जैसे मैंने कहा लकीली उसका एविडेंस आ गया दैनिक भास्कर से, उससे पहले कुछ एजम्पशंस थे हमारे। तो एक आइडिया है जिसको हम रखना चाह रहे हैं वर्ल्ड के सामने, ये हमारी चाहत है, ये हमारी विश है कि दुनिया ऐसा हो। हमने कहीं डिक्लेयर नहीं करा कि हम ऐसा करने निकले हैं, हम ऐसा कुछ एंटीसिपेट करने निकले हैं। हम माचिस की तिल्ली है जो ये क्लेम नहीं कर रही कि हम जंगल को आग लगाने निकले हैं, लेकिन किस्मत साथ रही, हवाओं ने साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया और किसी दिन सूखी घास पे गिर गए तो फूक भी जाए तो हम ये गारंटी नहीं लेते कि हम जंगल में आग लगा देंगे। लेकिन कोई हमसे पूछे कि क्या आप जंगल फूक पाएंगे, तो नहीं, अपना इंटरेस्ट दूसरी साइड पर है। हमारा इंटरेस्ट उस साइड पे है कि जहाँ पर वो एक स्टोरी है, ऑफकोर्स स्टोरी होगी, चिड़िया बात नहीं कर सकती, कि एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच में पानी डाल के बुझा रही थी। तो भालू बैठा था, हाथी बैठा था, दे आर मच कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग मोर। तो उन्होंने क्वेश्चन किया उसको कि क्या लगता है कि तू जंगल की आग बुझा पाएगी? तो उसने कहा नहीं, दिस फायर वुड बी हिस्ट्री, दैट्स फॉर श्योर। ये जंगल की आग ये हिस्ट्री बनेगी। बस मुझे उस लिस्ट में रहना है कि जिस लिस्ट में बुझाने वालों का नाम आएगा, मुझे उस लिस्ट में नहीं जाना बहुत बढ़िया, जहाँ साइलेंट बैठने वालों का नाम आएगा। मेरे को परमात्मा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करी है कि जितेंद्र डागर जाओ। मैं कोई पैगंबर मोहम्मद नहीं हूँ जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर हुआ कि इस्लाम फैलाइए। मैं गुरु नानक देव जी नहीं हूँ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर हुई कि सिक्खी का प्रचार करिए। मैं एक अल्ट्रा प्रो ह्यूमन बीइंग हूँ जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं हो रखी, जिसको अपनी छोटी सी समझ आई। तो मैंने कहा यार इतनी भरी दुनिया में इतने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नारायण मूर्ति जी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब अपने अपने लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। फ्यू पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस, फ्यू पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्किल्स, फ्यू पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉब्स, फ्यू पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड प्रोडक्ट्स। तो मैं इस लाइफ में अपने लिए कोई पर्पज़ नहीं खोज पा रहा था। पैसा बनाना सबने सॉर्ट आउट कर लिया है, पढ़ना सबने सॉर्ट आउट कर लिया है, मेरा थोड़ा सा बियॉन्ड गया, मुझे नहीं समझ आया तो मैंने ये उठा लिया। लेकिन मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाई कि मैं अपनी जीते जी करूँगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। आई फील हैप्पी व्हेन अदर पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आई एम हैप्पी अबाउट दोज कंपनीज जो इस मिशन में हमारे साथ हैं। हमारी कभी बात नहीं है बट दोज पीपल आर डूइंग समथिंग गुड। मैं उस किसान को लेके खुश हूँ,
जो इस धरती में कुछ ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, ही इज़ इन अवर मिशन, वी नेवर इंटरेक्टेड, ही डजंट नो अबाउट अस, वी डजंट नो अबाउट हिम येट। लेकिन ये सब लोग सर इस प्लेनेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आप दिल्ली में रहते हैं, कहीं कोई भी इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो आपकी हवा थोड़ी साफ हो जाएगी। डागा साहब, आपके साथ डिस्कशंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही। एक और ये भी हम जानते हैं कि आप काफ़ी सारे लोगों के मेंटर हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए आप लाइफ कोच का काम भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो दिन प्रतिदिन इश्यूज आते हैं आप उनको गाइड करते हैं। डागा साहब किसको पढ़ते हैं? तो डागा साहब के टॉप 3 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कौन है जिसको वो डागा साहब को ट्रैक करते हैं और फॉलो करते हैं? प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो सर आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय। मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो उसमें पोस्ट भी शायद 3 या 4 है, वो भी किसी से पूछ पाछ के डाले होंगे। इंस्टाग्राम का मैं अच्छा यूज़र नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो मे बी मैं दिलजीत को शायद फॉलो करता हूँ, हैप्पी गो लक्की, मतलब वो मुझे कोई वीडियो दिखा होगा, फॉलो आया होगा तो मैंने कर लिया होगा। इंस्टाग्राम पे मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या नहीं, उनमें से 90% मुझे भी नहीं पता। आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय जहाँ मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। आई एम ए डाई हार्ड फैन ऑफ रतन टाटा जी, तो उनके बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो मैंने हर जगह नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा कि रतन टाटा जी अगर कुछ भी बोले, कहीं भी बोले तो आई मस्ट नो। नारायण मूर्ति जी, तो वो कहीं कुछ बोल रहा है व्यक्ति तो मुझे मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली व्हाट आई फॉलो इज़ बुक्स। आई फॉलो मूवीज़ अ लॉट, क्योंकि मेरा ये मानना है एक व्यक्ति जो गाना लिख रहा है या जो मूवी कर रहा है, जो डायरेक्टर बना रहा है, तो वो मजाक नहीं कर रहे। दे हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ्स। उनकी अपनी ज़िंदगी के अलावा वो लाखों ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ लिखते हैं। तो अगर आप कोई मूवी भी देखेंगे तो बहुत कंटेंट फ्लो करते हैं। आप किस एंगल से देखने गए वो एक अलग चैप्टर है। तो मैं मूवी बफ अच्छा खासा हूँ। बुक्स बहुत फॉलो करता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मतलब मेरे पास 2-3 रूम्स होंगे बुक्स के, लाइब्रेरी बना होगा पूरा, तो मैं वहाँ फॉलो करता हूँ। मुझे उन लोगों को पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलोइंग मेरी नहीं है, क्योंकि बस वही है कि मुझे ढंग से वो टूल ऑपरेट ही नहीं करना आता। तो आपने बताया है तो मेरा दिमाग आज थोड़ा चला है कि यार उस पर अगर कुछ नॉलेज है तो आई मस्ट फॉलो समवन, कुछ मिलता हो तो वो है। तो मेंटरिंग का जो पर्टिकुलरली मुझे लगता है तो बेस्ट मेंटर स्टिल आर बुक्स, क्योंकि मुझे बचपन में वही सिखाया गया था। मोटी बुद्धि हूँ, जिस चीज़ को एक बार मान लेता हूँ तो फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता है स्टिल द बेस्ट बडीज आर बुक्स। कोई भी एक अच्छा राइटर पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए। ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों के स्ट्रगल पढ़ने में। आप उनकी सक्सेस पढ़ते हैं मोस्टली लोग मैगजीन्स में। ऑटोबायोग्राफीज लिखती हैं वो आदमी क्या था, मैगजीन्स बताती हैं उस आदमी के पास क्या है। तो आदमी के पास क्या है तो वो तुम्हें मिलने नहीं वाला है, लेकिन वो क्या था उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो दैट इज़ वेयर आई डिग इन फॉर माई परस्पेक्टिव्स कि अगर मुझे कुछ पाना है उस व्यक्ति से, तो जो उसने मटेरियलिस्टिक हासिल किया वो तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं। लेकिन ऐसे लोग ओपन होते हैं जो उन्होंने स्पिरिचुअली, पर्सनैलिटी वाइज, बुद्धि वाइज हासिल किया होता है, उसको बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट प्लेटफॉर्म्स चुनने पड़ते हैं। तो जो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्या हो, स्टडी करते हैं, तो वो वहाँ बताते हैं अपने बारे में। मैगजीन्स तो ये बताएगी उसके पास क्या है। शाहरुख खान के पास मन्नत है, बड़ा घर है, गाड़ी है, स्ट्रगल नहीं बताएगा वो शाहरुख खान का। वो शाहरुख खान 4 घंटे सोता है डेली, 26 साल से सो रहा है, ये नहीं बताएंगे। अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है वो नहीं बताएंगे। अपने परिवार को लेकर कितना सीरियस है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है कि इफ समवन इज़ राइटिंग अबाउट समवन, तो मैं वो बहुत डीपली पढ़ता हूँ। इंटरव्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ। बस मुझे कोई पता लग जाएगा किसी अच्छे आदमी का इंटरव्यू कहीं किसी ने किया है तो उनको बहुत सुनता हूँ केयरफुली। तो दैट इज़ वेयर आई गेट माई फीड। आपका सीखने का प्रोसेस है। मूवीज और शाहरुख खान, तो लास्ट मूवीज, करंट शॉर्ट मूवीज कौन सी अच्छी लग रही हैं जो अब चल रही हैं? जो मूवीज़ अभी अच्छी लग रही होंगी सर, वैसे हर मूवी अच्छी कुछ ना कुछ तो हर एक सिखाती है। बट मेरे को पर्टिकुलरली वो मूवीज़ पसंद हैं जो बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ आती हैं, थॉट्स के साथ आती हैं। थिएटर्स पे तो मैं लंबे टाइम से मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम लगा है मैं बहुत ज़्यादा टाइम बेकार कर देता हूँ ऑन थिएटर्स। OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत हूँ। साइंस फिक्शंस भी बहुत देखता हूँ। अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ तो उस कारण से मन होता है, जाता है, देखते हैं। बट रिसेंटली मैंने जो देखी होंगी ऐसा कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि रैंडमली देखता रहता हूँ। लेकिन यही है कि शाहरुख खान आई लव अबाउट हिज स्ट्रगल, तो उसका देखता हूँ। सलमान थोड़ा कम देखा होगा मैंने लेकिन शाहरुख खान का स्ट्रगल देखा था, उसका मूवी देखा था। जवान मैंने रिसेंटली देखा था बस, तो उसमें भी खैर देयर इज़ लॉट मैनी लर्निंग्स इन जवान ऑल्सो, वो भी अच्छा था। सिस्टम पे कमेंट क्या था क्या नहीं था, दैट इज़ नन ऑफ माई पार्ट्स, बट बड़ा अच्छा किया है। ओके, डागा साहब, लास्ट क्वेश्चन।
आपके जो कंज्यूमर बेस है, आपके जो डायरेक्ट सेलर हैं और ये जो इंडस्ट्री है सच, क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आप D9 से? अगले 1 साल का क्या टारगेट है अपने कंज्यूमर के लिए, अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए? D9 क्या करना चाहेगा? क्या टारगेट्स हैं? देखिए हमारे टारगेट्स सर, मे बी वी आर वेरी पुअर इन बिजनेस। हम अपने टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ मनी सेटल नहीं करते। हमारे पास टारगेट सेटल किया, जैसे आज से 2 साल पहले मेरे पास एक टारगेट था जो मैंने अभी रिसेंटली इस मई जून में अचीव किया है, दैट देयर हैड बीन नॉट मेनी पीपल्स, क्योंकि हमारा एक्सपोजर 2005 से कर रहा हूँ, तो हमारा जो एक्सपोजर था ऑलमोस्ट टू फ्रेश पीपल वो नेग्लिजिबल था। जो आदमी इंडस्ट्री के नहीं हैं उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं थे। तो जब हमने दारुजनाइन भी बनाया तो उसमें से बहुत कम टीम ऐसी थी जो डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू नहीं थी, वो साथ आई, और एक बहुत बड़ी टीम वो आई जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं पिछले 10-12 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सही पे गलत पे स्ट्रगल करके आए थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे सामने कि उनकी थॉट्स को डिटॉक्सिफाई करके अलाइन करना। तो ये पिछले 2 साल का हमारा चैलेंज था कि हाउ विल बी एबल टू डिटॉक्सिफाई थॉट्स। उसके लिए बहुत RTPs किए, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए, सेल्स बहुत पीछे छोड़ा कि सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, फॉरगेट अबाउट दैट। ये देखो कि क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप कितना बिल्ड हो रहा है। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सेटिस्फाइड हैं, दैट ऑलमोस्ट 99.99% पीपल हु आर एक्टिवली वर्किंग विद अस आर वेरी क्वालिटी पीपल, वेरी गुड क्वालिटी पीपल। नेक्स्ट 1 ईयर का जो हमारा टारगेट है वो है कि एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर हम सेटअप करें जहां ऑथेंटिकेटेड वैल्यू एडिशन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों के लिए लेकर आए। हमारा एक बड़ी प्रबल कोशिश है, शायद हम अचीव भी कर ले इस साल, इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट्स जो हम लॉन्ग टर्म से ट्राई कर रहे हैं कि मैसिव रिक्रूटमेंट्स में नहीं जाना चाहते हम। अनलाइक अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम्हारा भी कुछ होगा, तुम्हारा भी कुछ होगा, उतना तो हो ही नहीं सकता। जब आप बोलते हैं इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बड़ा सरल आंसर है, वी डोंट हैव इनफ मनी फॉर द पॉपुलेशन। तो जब आपकी कंट्री के पास ही इनफ मनी नहीं है पॉपुलेशन के लिए, तो इंडस्ट्री कोई भी हो वो मनी नहीं लेके आ सकती एक लार्ज लेवल पॉपुलेशन के लिए। तो इस थॉट से तो आगे बढ़ना सुसाइडल है, और 96 से ये थॉट पे हम बढ़ के 2023 तक आ गए। नो डाउट बहुत सुसाइडल थॉट आए, और इसीलिए बहुत सारे लोग सुसाइड करके इंडस्ट्री छोड़ गए और दूसरी इंडस्ट्री में चले गए। यहाँ सुसाइड कर लिया कि मैं आई क्विट एंड आई एम ज्वाइनिंग रियल एस्टेट, आई एम ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, लेकिन थोड़े में भी संभाल लिया खुद को, क्योंकि वहाँ उनको किसी ने ये नहीं बोला कि तुम भी करोड़पति अरबपति बनोगे। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकली इवोल्व करना। कंज्यूमर्स तक जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा नीश हमारे पास पर्सनल केयर का बहुत अच्छा है, उसमें हम 10-12 न्यू प्रोडक्ट लाने का ट्राई कर रहे हैं जो सेगमेंटेशन डिमांडेड है हमसे। और मेजर हमारा अगले 1 साल का फोकस है हमारे कंज्यूमर बेस में जो लोग जुड़े हुए हैं, एक अल्ट्रा प्रो लेवल बिजनेस थॉट देना और उनसे बिजनेस करवाना, और इस माइंडसेट के बाहर लेके आना कि जहाँ रोबोटिक क्योंकि के कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 हिस्से बता के भी ऐसे आई, और फिर एक आदमी बोले कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और मैं 5वां हूँ नेटवर्कर। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? क्या बात है कि दुनिया में कमाने के 4 तरीके हैं, मैं नेटवर्किंग करता हूँ, तो ये 5वां इवोल्व कहाँ से हुआ, और सेम टाइम सेम लाइन में आप कैसे बात कर रहे हैं? तो नेटवर्करों को ये समझाना कि आप इसी 4 क्वाड्रेंट में आते हैं और बिजनेस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो वो जो लोग बोलते हैं सर अदर बिजनेसेस में ऐसा होता है, MLM बिजनेस में अलग होता है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वी शेयर द सेम प्रॉब्लम्स, सेम चैलेंजेस, सेम सॉल्यूशंस एंड सेम थॉट प्रोसेस। तो इसको हम इवोल्व करना चाह रहे हैं कि हमारी टीम सबसे पहले ये एक्सेप्ट करे कि वी आर नो मोर नेटवर्कर्स, डेफिनेटली वी आर डूइंग नेटवर्किंग इन एवरी सक्सेसफुल बिजनेस, एवरीवन डज नेटवर्किंग। तो वो कर रहे हैं वो काम को, लेकिन नेटवर्किंग करने से नेटवर्कर नहीं हो जाते। धीरू भाई अंबानी एक टाइम पे रिलायंस के लिए सेल्स करते थे, सेल्समैन नहीं हुए थे वो रिलायंस के, थे वो ओनर ही। फिर एक टाइम पे वो रिलायंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो वो रिलायंस के मैन्युफैक्चरर नहीं हो गए थे सर, वो तब भी रिलायंस के ओनर ही थे, बिजनेसमैन ही थे। हर बिजनेस के लेवल पे राहुल जी अलग अलग स्किल करता है आदमी। कोई अपना माल कभी बेचता है, कभी अपने लिए मार्केट करता है, कभी उसी कंपनी को मैनेज करेगा, कभी उस कंपनी के मैनेजर्स रखेगा, सिर्फ उसके स्टेक होल्डर्स में आएगा।
ये सब बिजनेसमैन के पार्ट हैं सर। लेकिन एक दिन अंबानी बोले कि मैं अभी सेल्स कर रहा हूँ तो मैं सेल्समैन ऑफ फ्ला कंपनी हूँ, अभी मैंने ऑपरेशन देख रहा हूँ तो मैं अपनी कंपनी में सीईओ ऑपरेशंस में हूँ, ये बेवकूफ़ीपूर्ण बात है। व्हेन यू आर इनटू बिजनेस यू आर इनटू बिजनेस। एक बिजनेस में सब करना पड़ता है। एक दुकानदार जो दुकानदार है तो क्या अपनी दुकान पे पोछा नहीं मारता, तो वो ये बताएगा कि मैं सुबह 7:30 से 8 बजे तक क्लीनर होता हूँ, 8 से 9 बजे तक मैं स्टॉक अरेंजर होता हूँ, 9 से 10 बजे तक मैं अपनी ही दुकान में हलवाई बन जाता हूँ, 10 से 11 बजे तक ये हो जाता हूँ, या वो ये बताएगा कि मैं हलवाई हूँ और मेरी एक दुकान है, मिठाई का शॉप है। अरे आदमी है, अगर उसके पास स्मॉल स्केल बिजनेस है तो पोछा भी लगाएगा, झाड़ू भी मारेगा, क्या दिक्कत है उसमें? हर आदमी अपने बिजनेस के लिए करता है, हर आदमी अपने घर में कर रहा है। अब आप भी मान लीजिए किसी दिन बीवी बोले बर्तन साफ करने पड़ गए, काम वाली नहीं आए, और कोई फ़ोन पूछे राहुल जी हु यू आर इन दिस हाउस, तो आप बोलेंगे सर मैं बर्तन मांजने वाला हूँ क्योंकि मैंने आज ये किया है। तो दैट इज़ ए रॉन्ग अप्रोच, और वो ये रॉन्ग अप्रोच फिर करियर को रॉन्गली डायरेक्शन में लेके जा रही है कि मैं 4 ये हैं तरीके, मैं 5वां हूँ। तो आप 5वां जो हो ही नहीं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए पागलपने करोगे। जैसे भूत प्रेत नहीं होते इस दुनिया में, मानते सब हैं, उसको एस्टेब्लिश करने के चक्कर में कुछ ऐसे ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं फिर जिनका मजाक बनता है। सिमिलरली हम नेटवर्कर्स का मजाक बन रहा है क्योंकि हम भूत प्रेत को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ नेटवर्कर होते हैं, वो बताए भी जाते हैं, वो पाए भी जाते हैं, बट वो होने नहीं वाला। तो हमारा नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट ये है कि जितना हमारे साथ डायरेक्ट सेलर मैच्योर हुआ है, मैच्योर का मतलब एटलीस्ट जिनको हम उनके गुजारे लायक दाल रोटी चलवा पा रहे हैं कंपनी से, अब अगले 1 साल में वो इतने मैच्योर हों कि आगे जो वो बिज़नेस लेके जाएं तो वो इस थॉट प्रोसेस के साथ लेकर जाएंगे, वो बिज़नेस में है, ना कि वो कुछ ऊटपटांग करें, करतब ना करें, मुजस्समे ना बनाएं, तमाशे ना लगाएं। सेमिनार कर रहे हैं तो उस सेमिनार का वैल्यू ऐड होना चाहिए हर एक अटेंडी की लाइफ में, और किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए। और अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का ये जिक्र भी होना चाहिए कि दे कैन बाय बैक द प्रोडक्ट। चिपकाने वाली रणनीति के बाहर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकले और हम बिफोर आफ्टर करें, और उसी के बाद हमारा वो सपना साकार हो सकता है कि इंटरव्यू बेस्ड और यू कैन से एलिजिबिलिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये हमारे अगले 1 साल का टारगेट है कि हम कुछ भी करके यहाँ तक पहुँचें कि वी कैन से दैट नेटवर्क मार्केटिंग विद दारुल इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी। तो हम लाके फिल्टर नहीं करेंगे, हम पहले फिल्टर करेंगे। यू कुड बी ए कंज्यूमर, यू कुड बी ए डिस्ट्रीब्यूटर टू अस, you could be in a leadership role, we will develop you, and somewhere we can say no for everything कि आप कुछ नहीं बन सकते सर, we are sorry। आप हमारे कंज्यूमर भी नहीं बन सकते, we are literally very sorry, you are that part away। और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, आप अपनी जगह खुश हैं और हम आपके लिए बहुत खुश हैं, लेकिन हम भी अपनी जगह खुश हैं, रहने दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई ड्रीम ऑफ इन नेक्स्ट 1 ईयर, इफ़ वी कुड पॉसिबली रीच देयर, दिस इज़ द टारगेट। वाह। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक छोटा सा स्टेप एक बड़ी चीज़ को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। केमिकल फ्री मिशन है, केमिकल फ्री वर्ल्ड को D9 ने एक मिशन के रूप में लिया है। शुरुआत छोटी है लेकिन सोच बड़ी है, और चिड़िया वाली कहानी वाकई में एक सच है कि शुरुआत कहीं से तो हो, कोई तो करे। इस सोच के साथ, इस आइडिया के साथ आज हम इस सेशन के एंड पे आते हैं। डागर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर, ऑल थैंक्स टू यू। सो फ्रेंड्स, ये था राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट का मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड एपिसोड। प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।